हेलो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 12 रसायन विज्ञान में चैप्टर ठोस अवस्था। मैं इससे पहले एक वीडियो बनाई जा चुकी है। इसके बाद इसके सेकंड टॉपिक में हम जो आज बात करेंगे वो डेंसिटी ऑफ द क्यूबिक क्रिस्टल मीन घनीय क्रिस्टल का घनत्व कैसे हम निकालते हैं, और पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता और क्लोज पैकिंग मीन निविड संकुलन, इनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले होता है कि किसी भी जो घनीय क्रिस्टल होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो कैसे निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि जो डेंसिटी डी होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास किसी भी क्रिस्टल का जो डेंसिटी हमें निकालनी है तो उसके मास को उसके वॉल्यूम से भाग कर दें तो वॉल्यूम हम जानते हैं कि घन की जो स्ट्रक्चर होती है यानी घन का जो वॉल्यूम होता है वो भुजा की घात 3 होता है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक्स फिजिकल टू होता है a की पावर 3। अब जो मास निकालते हैं तो जो घन होता है उसमें जो एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम। एक एटम का नंबर ऑफ यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम यानी एक एटम का मास। अब एक एटम का जो मास होता है मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू मास ऑफ वन एटम अपॉन Na। Na मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या अवोगाद्रो नंबर। यदि हम इसको इन सूत्र में जाकर के रखें तो मास यानी जो मास है नंबर ऑफ एटम्स यानी कि जो नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल हैं इज Z इंटू m। अब वन एटम का जो मास होता है यानी वन एटम का जो होता है मास ऑफ वन एटम, मतलब जो ये कह सकते हैं इसे हम मोलर मास या एटॉमिक मास अपॉन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन अवोगाद्रो नंबर। तो मास ये जो m हो गया बराबर हो गया m अपॉन Na। यदि इसको हम इस सूत्र में जाकर के रखें तो इसके स्थान पर हम बना देते हैं m अपॉन Na और इनटू अब यूनिट सेल का वॉल्यूम a की पावर। तो इस प्रकार से जो है देखें हम तो d इजिकल टू होता है Z इंटू m अपॉन Na इंटू a की। ये इसके से किसी भी घनीय क्रिस्टल का हम घनत्व निकाल सकते हैं जिसमें Z घनीय क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या होती है, m एक परमाणु का द्रव्यमान होता है और Na अवोगाद्रो नंबर होती है और A जो घनीय क्रिस्टल होता है उसका वॉल्यूम होता है। तो इस प्रकार से हम जो है किसी भी क्रिस्टल का घनत्व जो है निकाल सकते हैं। इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं उस पर हम बाद में बात करेंगे। D जो डेंसिटी हो गई ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल का घनत्व या यूनिट सेल का घनत्व कह सकते हैं। Z इजिकल टू होते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, जो भी यूनिट सेल है उसमें
परमाणुओं की संख्या, m मास, इसे हम कह सकते हैं मोलर मास या हम कह सकते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यानी जो उसका मास है, एटॉमिक मास, और Na होती है एवोगाद्रो। एवोगाद्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ए लेंथ ऑफ कोर, यानी कोर की जो लंबाई होती है, और ए क्यू जो होता है वो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट से। इसमें इसका जो डेंसिटी है ग्राम प्रति cm क्यूब में यदि दी गई है, तो ये जो भुजा की जो लंबाई है, यानी कि जो कोर की जो लंबाई होती है ए, वो भी हमें सेंटीमीटर में यूज़ करनी है, अर्थात cm क्यूब में यूज़ करनी है। तो इस पर आधारित जो है सवाल डायरेक्ट हम जो है निकाल सकते हैं। इसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब संकुलन क्षमता। सपोज कीजिए हमारे पास एक मिठाई का डिब्बा है और ये एक मिठाई का हमारे पास डिब्बा है और इसमें रसगुल्ले भरे हैं या गोल गोल जो हैं इसमें पीस जो हैं भरे गए हैं। इस तरीके से ये हैं रसगुल्ले जो हैं इसमें भरे गए हैं। तो यदि हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी देखें तो इसमें एक गोले के द्वारा जो घेरा हुआ आयतन है अपॉन, और जो पूरा जो यूनिट सेल है उसका जो आयतन है यदि हम उससे भाग कर दें तो हमें पैकिंग एफिशिएंसी पता चल जाएगी। अर्थात किसी भी क्रिस्टल की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, जो संकुलन क्षमता होती है, वो क्रिस्टल का जो होता है वह अंश होता है जो एक गोले के द्वारा जो कवर्ड होता है, मीन घेरा होता है। तो इसका मतलब जो पैकिंग एफिशिएंसी पी जो होती है वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कि किसी भी क्रिस्टल की संकुलन क्षमता उस क्रिस्टल में जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, अवयवी कण हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं। तो इनके ये जो अवयवी कण हैं, तो इन अवयवी कणों को हम क्या मान रहे हैं, एक स्फीयर मान रहे हैं, एक गोला मान रहे हैं। तो किसी भी क्रिस्टल का जो होता है वह अंश होता है जो एक गोले के द्वारा कवर्ड होता है, वो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। अब इससे पहले हम यूनिट सेल के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो यूनिट सेल थी वो हमने एक सबसे पहले पढ़ी थी सरल घनीय एकक कोशिका, जिसे हमने सिंपल यूनिट सेल SC भी कह सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो अवयवी कण होते हैं, ये अवयवी कण वो केवल कोनों पर स्थित होते हैं। ये अवयवी कण हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं। कहाँ पर उपस्थित होते हैं, वो केवल कोनों पर स्थित हैं। जैसे हम इसकी बात अगर आपसे करें तो ये एक हमारे पास एक क्यूब है, तो इस क्यूब में
अगर हम देखें तो हमारे पास 8 इसकी कॉर्नर हैं, 1 2 3 और 4 कॉर्नर हैं। इसी प्रकार से 4 कॉर्नर नीचे हैं, तो 8 कॉर्नर होते हैं, यानी घन के जो क्यूब होता है उसके 8 कॉर्नर होते हैं। ये जो घन के ये वाला जो एरिया है ये घन का फेस होता है, जिसे हम फलक कहते हैं। तो घन के फेस जो होते हैं इसमें 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं। और ये जो है ये जो कोर्स होती हैं, यानी कि जो लंबाई है घन की, ये जो होती हैं 12 कोर्स होती हैं। घन की जो कोर्स होती हैं टोटल मिलाने के बाद 12 कोर्स होती हैं। ये जो एरिया एक कोने से दूसरे कोने को जो एरिया मिलाता है, ये वजह एरिया मिला रहा है, ये फेस डायगोनल कहलाता है। ये फेस डायगोनल कहलाता है। यदि यहाँ से और इस कोने को यदि बीच सेंटर से अगर हम कोई चीज़ पास करें तो वो जो एरिया जो रेखा कहलाएगी वो बॉडी डायगोनल कहलाएगी। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं। कॉर्नर पर का मतलब इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास ये अवयवी कण, ये सब एक दूसरे को छूते रहते हैं। ये इसकी जो है संरचना होती है। तो सिंपल यूनिट सेल, यदि हम सिंपल यूनिट सेल में यदि कोर की लंबाई ये ए, इसको हम ए मान लें, तो इसका जो वॉल्यूम है क्यूबिक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा वो ए क्यू होगा। और इस यूनिट सेल में ये जो यूनिट सेल है इसमें ये जो 2 निकटवर्ती गोले हैं, इनके जो बीच की जो डिस्टेंस, यानी जो दोनों गोले होते हैं उनके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो डी मान लेते हैं, और गोले का जो रेडियस है वो आर मान लेते हैं। तो सिंपल यूनिट सेल में यदि हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि अगर हम परमाणुओं की संख्या देखें तो परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, ये इसमें 8 गोले होते हैं, कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं। गोलों की संख्या कितने होती हैं, 8 होती हैं। और एक गोले की जो भागीदारी होती है, यानी एक गोले की जो सहभागिता होती है वो 1/8 होती है। तो इसका मतलब ये है हमारे पास कुल 1 एटम जो होता है सिंपल यूनिट सेल में होता है। तो अगर हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालें, पैकिंग एफिशिएंसी लगाने, तो नंबर ऑफ एटम्स 1 और एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें ये दोनों यानी कि 2r जो कोर की लंबाई है ए बराबर है किसके, 2r के। पैकिंग एफिशिएंसी की अभी बात करी है कि एक गोले के द्वारा खेला गया आयतन वो अपॉन यूनिट सेल का आयतन ए क्यूब। यदि इसमें आर की वैल्यू को रख दें तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन और ए क्यूब का मतलब 2r की पावर 3। तो इससे बन जाता है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r की पावर 3। इस तरीके से पाई अपॉन 6। और यदि परसेंटेज निकालें तो इसे 100 से इसे मल्टीप्लाई कर दें, तो इसे हल करने के बाद इसकी जो वैल्यू आती है 52.5234 यानी कि लगभग 4 होती है। यदि परसेंटेज में नोट करें तो 0.524 इंटू 100 इजिकल टू हो जाएगा 52.4%। कहने का मतलब यह है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो गोलों के द्वारा जो एरिया कवर रहता है वो 52.4% रहता है, और बाकी जो है यानी कि 100 में से घटाने के बाद यदि 100 में से घटा दें 52.4 47.6% एरिया क्या रहता है, खाली रहता है। तो
ये जो होता है सिंपल यूनिट सेल की एफिशिएंसी है। एक बार दोबारा से देखें कि सिंपल यूनिट सेल जो होते हैं उसमें अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं और सिंपल यूनिट सेल की जो कोर की लंबाई है वो a होती है और उसमें जो गोले होते हैं एक दूसरे को टच करते हैं तो उनकी जो रेडियस है वो r है। तो यदि हम सिंपल यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या देखें तो टोटल कॉर्नर्स पर 8 परमाणु होते हैं और इन परमाणु में यानी कि कॉर्नर पर स्थित जो परमाणु होते हैं उनकी जो सहभागिता होती है वो 1/8 होती है। इनका जो योगदान है 1/8 होता है। तो इसे करने के बाद एक परमाणु होता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर हो गई 1 × 4/3 पाई r³ मीन एक गोले का आयतन अपॉन यूनिट सेल का वॉल्यूम। चाहें तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट परसेंटेज में अगर हल करना चाहें तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4/3 पाई r³ और r की a = होता है 2r के, तो 2r की घात 3 और इसका मतलब हल करने के बाद π/6 जिसे हल करने के बाद आता है 0.524। यदि परसेंटेज देखें तो यह आती है 52.4%। तो अब एफसीसी का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल एफसीसी। तो एफसीसी में क्या होता है? एफसीसी में जो अवयवी कण होते हैं, ये जो अवयवी कण होते हैं ये कोनों के साथ साथ उनके फेस पर भी उपस्थित होते हैं और जब फेस पर उपस्थित होते हैं तो इसको इस तरीके से बनाते हैं ये कि ये जो गोले होते हैं एक दूसरे को टच करते रहते हैं। ये गोले का सेंटर, ये इस गोले का सेंटर और ये जो है ये कंडीशन, यानी जो फेस पर गोला उपस्थित है यदि हम देखें ये A, ये B और ये C। तो पहले फेस एफसीसी स्ट्रक्चर में परमाणुओं की संख्या देखें तो परमाणुओं की संख्या एफसीसी स्ट्रक्चर में, एफसीसी में परमाणुओं की संख्या या कह सकते हैं अवयवी कणों की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर कॉर्नर पर उपस्थित, जो कॉर्नर है उस पर उपस्थित, तो एक कॉर्नर पर जो एक एटम की जो सहभागिता रहती है 1/8, फेस यानी घन के जो फेस होते हैं 6 और एक फेस जो होता है यानी कि जो फलक होता है वो 2 के संपर्क में रहता है, अर्थात उसकी जो सहभागिता होती है वो 2 होती है। तो यदि हम देखें तो 1 + 3 = 4, यानी कि एफसीसी में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो 4 होती है। ये कॉर्नर के होते हैं और ये फेस के होते हैं, तो टोटल मिलाने के बाद 4 परमाणु होते हैं। यदि हम इसको देखें तो इससे एक समकोण त्रिभुज हमारा बनता है इस तरीके से, एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, ये इसका रेडियस और ये रेडियस, ये इसकी ए भुजा और ये इसकी भुजा। तो समकोण त्रिभुज जो होता है ए अगर बी सी में देखें, ए सी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए सी का वर्ग यानी ए बी कितनी है, ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग बराबर हो जाएगा ए सी बराबर हो जाएगी √2a। अब ए सी जो है वो उसकी जो लंबाई है, यानी कि ए सी की जो लंबाई है 4r, यानी ए बराबर है कितनी, 4r के। ए बराबर हो गई किसके, 4r के। तो
पैकिंग एफिशिएंसी। एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी? परमाणुओं की संख्या 4 और एक गोले का आयतन 4/3 पाई r³ अपॉन AC किसके बराबर है? रूट 2a बराबर हो गई 4r के, तो a बराबर हो जाएगी 4r/√2। यदि इसकी वैल्यू को रखें 4r/√2 की पावर 3, इसको मल्टीप्लाई 16/3 पाई r³ अपॉन ये हो जाएगा 64 r³ और ये हो जाएगा 2√2। r³ से r³ काट देंगे, 16 चौका 64, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा π√2/6। अब π/6 की वैल्यू अभी हमने नोट करी 0.524 इंटू √2 होता है 1.414। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू लगभग 0.74। यदि परसेंटेज में हम नोट करें तो 0.74 इंटू 100 = 74%। लगभग जो है 74% जो है इसकी वैल्यू आती है। इसका मतलब है कि एफसीसी स्ट्रक्चर में जो एफसीसी स्ट्रक्चर होती है उसमें 74% जो भाग होता है वो गोलों के द्वारा जो होता है वो घिरा रहता है और 26% यानी 26% जो एरिया होता है वो खाली रहता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि एफसीसी जो स्ट्रक्चर होती है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले एफसीसी में परमाणुओं की संख्या नोट करते हैं। तो कॉर्नर पर 8 परमाणु होते हैं। एक परमाणु का योगदान या सहभागिता जो 1/8 होती है, तो 8 × 1/8 और प्लस एफसीसी में फलक पर जो होते हैं जो फेस होते हैं 6 होते हैं और एक फेस की जो सहभागिता होती है, यानी एक फेस पे जो गोला होता है उसकी जो सहभागिता वो 1/2 होती है। तो इस प्रकार से ये 3 गोले आते हैं, कुल मिलाने के बाद 4 गोले। अब हम देखें कि इसकी जो लंबाई, कोर की लंबाई जो है ये ए हो गई और ये भी ए हो गई, ये ए और इससे ये जो गोले हैं, ये गोले इस प्रकार से इसको टच करते हैं आपस में, तो गोले का रेडियस r, इसमें 2r और ये r। इसका मतलब है कि AC और AB और BC एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में AC की हमने वैल्यू निकाली, AC का वर्ग = AB का वर्ग, BC का वर्ग और A की वैल्यू लगा दी, A का वर्ग + A का वर्ग रूट AC बराबर हो गया √2। अब AC √2a किसके बराबर है? 4r के इक्वल है। तो जब 4r के इक्वल है तो इससे क्या A बराबर क्या आ जाएगी? 4r/√2। और पैकिंग एफिशिएंसी निकाली, नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या 4 और एक गोले का आयतन अपॉन यूनिट सेल का आयतन। तो यूनिट सेल का आयतन A³ होता है। A की वैल्यू क्या है? 4/3। 4r/√2 है, 4r√2 की घात 3। और जब इसको सॉल्यूशन हमने हल करा तो हल होकर के आया हमारे पास 0.74। परसेंटेज में नोट करने के लिए 74%, यानी 74% एरिया जो होता है वो कवर रहता है। बाकी 26% एरिया जो होता है वो एफसीसी स्ट्रक्चर में खाली रहता है। जबकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 52.4% एरिया कवर्ड है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो अवयवी कण होते हैं जिसे हम कहते हैं BCC को कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसकी संरचना को यदि हम देखें तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो कोनों के अलावा सेंटर में होता, यानी अर्थात केंद्र में उपस्थित होता, बॉडी में उपस्थित होता। तो अभी हमने देखा फेस, ये A
ये B और ये C, और इस तरीके से यदि इसे मिला लें तो ये बन जाएगा D। ये रेडियस और ये रेडियस, इसकी रेडियस R, इसकी R, इसकी R और इसकी R, यानी कि AD, जो AD है वो किसके बराबर है? 4R के बराबर है। AC की जो वैल्यू अभी हमने नोट करी है, AC बराबर आई है √2a, और CD ये हो गई A। तो BCC में परमाणुओं की संख्या अगर हम देखें, BCC में नंबर ऑफ एटम्स अगर हम देखें, कॉर्नर पर 8 परमाणु, एक परमाणु की भागीता 1/8 प्लस, और सेंटर में 1 परमाणु, इसका मतलब हो गया टोटल 2 परमाणु। यानी BCC स्ट्रक्चर में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो 2 होती है, कणों की संख्या होती है, गोलों की संख्या जो होती है वो 2 होती है। तो इसी प्रकार से यदि हम इसे AB को A मान लें और BC को इसे को भी 1 मान लें, तो AC कितनी निकल आएगी? समकोण त्रिभुज निकाल लेंगे, AC² बराबर AB² प्लस BC², और इसकी वैल्यू A का वर्ग, इससे हल होकर के आ गया AC बराबर √2a। अब यदि हम ये जो समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है कौन? ADC में, तो AD का वर्ग बराबर हो जाएगा AC का वर्ग प्लस CD का वर्ग। AC कितनी है? √2a, और इसका वर्ग प्लस CD है A का वर्ग। यह आ जाएगी हमारे पास 2a² प्लस a², और AD बराबर आ जाएगी √3a। अब √3a, जो 3 है, यानी कि AD जो है ये AD, तो AD बराबर है किसके? 4R के। AD बराबर है 4R के, और AD की वैल्यू क्या है? √3a बराबर हो गया 4R। तो A बराबर हो जाएगा हमारे पास 4R अपॉन √3। यदि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालें, P पैकिंग एफिशिएंसी निकालें, तो नंबर ऑफ एटम्स 2, और एक गोले का आयतन 4/3 πr³ अपॉन a³। चाहे तो यहाँ पे परसेंटेज डायरेक्ट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इससे हो गया 8/3 πr³ अपॉन 4R अपॉन √3 और इसकी पावर 3। हल करने के बाद 8/3 πr³ अपॉन 4 का घन 64 r³ और इंटू 3√3, 64 3 से 3 और r³, ये बराबर हो जाता है π/8 और √3। 8/3 πr³ अपॉन 4 के 64 r³ और √3 का घन 3√3। इससे पाई अगर हम इसकी वैल्यू को देखें तो 3.14 इंटू इसकी वैल्यू होती है 1.71 अपॉन r। इसे सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू लगभग 0.68 के समथिंग आई। यदि हम इसे परसेंटेज में नोट करें, परसेंटेज निकालें तो 0.68 इंटू 100 बराबर कितना हो गया 68%। यानी BCC स्ट्रक्चर में गोलों के द्वारा जो घेरा हुआ भाग है वो 68% होता है और जो खाली भाग है यानी 100 में से घटाने के बाद 32% भाग जो होता है वो खाली रहता है। तो हमने देखा होगा कि मिठाई का डिब्बा जब हम खरीदने के लिए जाते हैं तो उसमें मिठाई के डिब्बे में जो दुकानदार होता है
वो रसगुल्ले के पीसों को इस प्रकार एक दूसरे से सटा करके रखते हैं कि उसमें जो सीमित स्थान है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उससे घनत्व प्राप्त हो जाए, अर्थात वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लोज पैकिंग करते हैं, पैक करते हैं। तो इससे इस प्रकार से हमने देखा कि BCC स्ट्रक्चर में जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 68% है, FCC स्ट्रक्चर की पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, और सिंपल जो SC होता है यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 52.4% होती है। सबसे अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो FCC स्ट्रक्चर में होती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग की। क्लोज पैकिंग, जो क्लोज पैकिंग होती है, उसके बाद अब तीसरा टॉपिक आता है क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं निविड संकुलन। अब निविड संकुलन में जो कोई भी घन है, जो यूनिट सेल है, उसमें हम अवयवी कणों को गोले मान करके डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो होते हैं वो गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित, यानी कि किसी भी निविड संकुलन संरचना जो होती है उसमें जो अवयवी कण होते हैं या मान लीजिए जो गोले होते हैं वो इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उसे उनके बीच में जो स्थान है वो कम से कम रहे और ज़्यादा से ज़्यादा स्थान जो होता है वो घिरा रहे। इसी प्रकार से मिठाई बेचने वाले जितने भी दुकानदार होते हैं उसमें मीठे के डिब्बे में रसगुल्लों को इस प्रकार सटा करके रखते हैं कि वो उसमें जो सीमित स्थान है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है रसगुल्ले के पीस आ जाएं और उसका जो घनत्व है यानी उसका जो वजन है वो ज़्यादा हो जाए। तो ये जो व्यवस्था होती है इसे हम क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो क्लोज पैकिंग में जो होता है वो अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, एक दूसरे से सटा करके इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि क्रिस्टल को अधिकतम जो है घनत्व प्राप्त हो जाए। और क्रिस्टल की इस प्रकार की जो संरचना होती है वो निविड संकुलन कहलाती है। अब किसी भी क्रिस्टल के जो अवयवी कण होते हैं, तो जो अवयवी कण होते हैं उसके जो पड़ोसी होते हैं यानी उसके दाईं तरफ और बाईं तरफ जो पड़ोसी होते हैं वो उसकी उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है, जैसे अंग्रेजी में हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब उपसह जो निविड संकुलन होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, उनमें से हम पहले की बात कर रहे हैं एक विमीय निविड संकुलन। इनको हम एक विमीय निविड संकुलन, वन डायमेंशनल या यूनिडायमेंशनल निविड संकुलन कहते हैं। तो एक विमीय निविड संकुलन, निविड संकुलन, ये जिसे यूनिडायमेंशन क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं और इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो एक ही दिशा में यानी एक ही तरफ की ओर एक दूसरे से सटा करके व्यवस्थित होते हैं। और इसमें एक गोला, यदि हम किसी भी गोले को यदि हम कवर्ड कर दें तो उसके जो और जो पड़ोसी होते हैं यानी इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यानी इसके इस गोले के जो पड़ोसी हैं वो 2 हो गए, यदि इसे हम कवर्ड करते तो इस दोनों के पड़ोसी ये हो गए। तो इसका मतलब है कि जो एक विमीय निविड संकुलन होता है उसमें अवयवी कण जो होते हैं या जो गोले होते हैं वो केवल एक ही दिशा में एक दूसरे को छूते हुए व्यवस्थित होते हैं और एक गोला जो होता है वो 2 अन्य गोलों के संपर्क में रहता है, अर्थात एक विमीय निविड संकुलन का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 2 होता है। अब हम बात कर रहे हैं द्विविमीय। द्विविमीय का मतलब 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में क्या होता है? 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग का मतलब अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि 2 विमाओं में मतलब इस तरीके से इसको व्यवस्थित करते हैं। ये एक एक्सिस और ये दूसरी एक्सिस।
द्विविमीय यानी कि जो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है उसमें अवयवी कण जो होते हैं वो इस प्रकार व्यवस्थित किए जाते हैं। इन्हें भी हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं 2 डायमेंशन को, कि इनमें जो अरेंजमेंट है यानी कि जो द्विविमीय यानी पहली पेयर, ये जो पहली लेयर है यानी पहली पंक्ति है, और ये जो दूसरी पंक्ति है, तो दूसरी पंक्ति के गोले जो होते हैं वो पहली पंक्ति के गोलों के बिल्कुल ठीक सीध में रहें। तो इनके इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इसमें एक गोला जो होता है यानी किसी भी एक गोले को यदि हम कवर्ट करें और उसके गोलों के केंद्रों को मिला दें जो उससे छूते हैं अर्थात जो उसके पड़ोसी हैं, तो इससे जो होता है एक वर्ग की रचना होती है। तो द्विविमीय निविड़ संकुलन जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है वर्गाकार द्विविमीय या स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसे हम कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब इसमें जो हम अवयवी कण हैं, उन अवयवी कणों के जो अवयवी कण हैं जिसे हमने लिया, उसके यदि हम कोऑर्डिनेशन नंबर या उसके जो पड़ोसी हैं उनके पड़ोसी के यदि केंद्रों को मिला दें तो उससे एक वर्ग की रचना होती है जिसे हम स्क्वायर कहते हैं। ये जो स्क्वायर होता है तो ये कहलाती है क्या? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्लोज द्विविमीय निविड़ संकुलन में यानी कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, इसमें पहली यानी दूसरी पंक्ति के जो गोले होते हैं वो पहली पंक्ति के गोलों के बिल्कुल ठीक सीध में संरेखित किए जाते हैं, मतलब ठीक सीध में ही रखे जाते हैं। तो इससे जो होता है यानी कि एक गोला जो होता है वो 4 अन्य गोलों के टच में रहता है, एक गोला 4 गोलों के टच में रहता है, और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है इस केस में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। यदि हम द्विविमीय क्लोज पैकिंग में दूसरी लेयर के गोले, ये 1 लेयर और ये दूसरी लेयर, कि दूसरी लेयर के जो गोले होते हैं यदि पहली लेयर के गड्ढों में रखें या अवनवनों में रख दें, इसमें इस तरीके से अगर हम रखें, ये हर अगली पंक्ति के जो गोले होते हैं यदि हम एक दूसरे के गैप में रखें तो पहला जो पंक्ति के जो गोले होते हैं ए, और जो तीसरी पंक्ति के गोले होते हैं वो एक दूसरे के ठीक नीचे होते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरी पंक्ति के जो गोले होते हैं बी, और जो चौथी पंक्ति के गोले होते हैं वो भी एक दूसरे की सीध में रहते हैं। तो ये जो पैटर्न होता है इसे हम ए बी पैटर्न भी कहते हैं। इसमें जो एक गोला होता है, जो एक गोला होता है वो 6 गोलों के संपर्क में रहता है, 6, और इसका मतलब इसके जो पड़ोसी होते हैं वो 6 होते हैं। यदि उनके केंद्रों को यदि हम मिलाएं तो इससे एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर अर्थात षटकोणीय संरचना बनती है, और इसलिए इस पैकिंग को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मतलब HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में पहली लेयर ए है, दूसरी लेयर भी है, फिर भी एक ए, अर्थात ये जो पैटर्न होता है इसको हम ए टाइप का पैटर्न भी कहते हैं, ए टाइप का पैटर्न। मगर इसमें यदि गोलों का दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के ठीक सीध में संरेखित किए जाते हैं या रखे जाते हैं, तो इसमें एक गोला जो होता है वो 4 गोलों के कांटेक्ट में रहता है और उनके केंद्रों को मिलाने से एक स्क्वायर का निर्माण होता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और इसलिए इस पैकिंग को हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। ये भी द्विविमीय क्लोज पैकिंग है, मगर द्विविमीय क्लोज पैकिंग में इसका जो अरेंजमेंट है यानी कि जो फर्स्ट लेयर ये है और जो सेकंड लेयर है, जो सेकंड लेयर के जो गोले हैं वो पहले लेयर के गोलों के अवनवनों में स्थित हैं, अर्थात उनके गड्ढों में स्थित हैं। हर अगली पंक्ति के जो गोले होते हैं वो पहली ऊपर की पंक्ति के गड्ढों में उपस्थित हैं। तो इससे हम दिखाई देता है कि पहली पंक्ति के गोले और तीसरी पंक्ति के गोले एक दूसरे के ठीक सीध में हैं,
और दूसरी पंक्ति के गोले और चौथी पंक्ति के गोले एक सीध में हैं। इसमें किसी भी यानी किसी भी स्थान पर अगर एक गोले को किसी भी एक गोले को यदि हम उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो उसके जो पड़ोसी हैं उसके जो पड़ोसी आते हैं वो 6 आते हैं और उनके केंद्रों को मिलाएं तो हेक्सागोनल मीन षटभुज की रचना होती है। अर्थात इसमें ए बी टाइप में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। तो इस पर